नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स का जो हमारा सेशन है उसमें आज हम बात कर रहे हैं 17 से 23 अक्टूबर की। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं और करंट अफेयर्स ऑलरेडी कहीं से पढ़ रहे हैं तो जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से तो पढ़ते ही रहिए। लेकिन इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए क्योंकि ये ना केवल आपका करंट अफेयर्स तैयार कराएगा बल्कि जो अगर कहा जाए सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर्स को कैसे जोड़ा जाता है, सब्जेक्ट से लिंक होकर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उस पर भी हम इसमें डिस्कशन करते हैं। और अगर आप एमपी पीएससी या मध्य प्रदेश स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। उसका कारण ये है कि इसमें एमपी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उसको भी हम स्पेशली जो है वो उसको कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन अभी न्यूज में है और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है उसके पीछे का तर्क भी बताऊंगा। तो पहले तो अपन देखें, आंसर है इसका अमेरिका। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। पहला तो यही जो सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है इस नजरिए से पूछ लेगा। दूसरा, परमाणु कचरे को कांच में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंपोस्टिंग, प्यूरिफिकेशन, ऑक्सीडेशन या विट्रिफिकेशन? तो इसका आंसर है विट्रिफिकेशन। अब आप कहोगे कि इस दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट वाले क्वेश्चन का विट्रिफिकेशन से क्या लेना देना, इन दोनों क्वेश्चन का। और आखिर ये विट्रिफिकेशन होता क्या है, तो हम पहले ये खबर पढ़ लें। स्क्रीन पे दिख रही है आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट चालू, कचरा बनेगा कांच। अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट हैवोर्ड साइट पर दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो एक्टिव कचरा उपचार संयंत्र जो है वो परमाणु कचरे को कांच में बदलेगा। ये एक बेसिक सी बात हो गई यहाँ पर। और उस पूरी प्रक्रिया के लिए विट्रिफिकेशन को किया जाएगा। अब समझिएगा विट्रिफिकेशन क्या होता है और ये न्यूक्लियर वेस्ट में कैसे हेल्पफुल जो है वो होगा। देखिए, बहुत सिंपल वे में अगर हम समझने की कोशिश करें, सपोज कहीं कोई एक न्यूक्लियर साइट है ना, और वहां पर हमने कोई एक न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो वहां की जो जमीन है और उसकी जो मिट्टी है वो रेडियो एक्टिव हो चुकी है। उसमें से रेडिएशंस या उसके पार्टिकल्स हैं, इसलिए उस मिट्टी का हम यूज नहीं करते या उस साइट का यूज हम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम थोड़ी देर के लिए माने कि भोपाल में एमआईसी के कारण या मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण एक जो है वो केमिकल डिजास्टर हुई। उसके बाद उस साइट का जो कचरा था, यानी उस प्लांट के अंदर जो सामान था, जो जो चीजें थी, उसमें भी ये कहा गया कि इसके अंदर भी कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा अगर कहा जाए केमिकल्स हैं, और ये अगर हमने कहीं ऐसे डिस्पोज किए तो ये मिट्टी को, पानी को प्रदूषित करेंगे। तो उसको पूरी तरीके से कैसे खत्म किया जाए, तो उसकी जगह अभी उसको पीथमपुर ले गए, वो भी विवाद रहा। ध्यान से समझिएगा। अगर मान के चलिए हम वो मिट्टी या ये कचरा है, थोड़ी देर के लिए मान लें कि उस मिट्टी को बहुत हाई टेम्परेचर पे कन्वर्ट करें, बहुत हाई टेम्परेचर पे, वो कांच में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसको अचानक ठंडा कर लें, पानी में डाल दें, तो वो एक क्रिस्टल फॉर्म में जम गई। कह रहे उसके अंदर से जो रेडिएशंस निकलने वाली थी या जो उसके अंदर से जो भी केमिकल्स निकलने वाले थे, थोड़ी देर के लिए वो निकलना बंद हो गया। आपने उसको क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया। यही फ्रीज करने की प्रक्रिया यहाँ विट्रिफिकेशन है। विट्रिफिकेशन कोई जरूरी नहीं कि न्यूक्लियर वेस्ट के लिए ही वर्ड यूज। आज ऐसे समझ लीजिए कि किसी जगह हम ओबम और स्पम को जो है अगर कहा जाए फर्टिलाइज करें और उस एग से एक एम्ब्रियो बनाए, और उस एम्ब्रियो को -196 डिग्री पर, जो कि एक्सट्रीम लो टेम्परेचर में आता है, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके कई महीनों के लिए रख दें, ये भी एक विट्रिफिकेशन प्रक्रिया है। तो विट्रिफिकेशन एक सिंपल प्रक्रिया है। आपके घर में कोई चीज है, उसमें से गंध आ रही है, आपने उसको हाई टेम्परेचर पे किया या उसको जो अगर कहा जाए फ्रीज करके रख दिया, तो आपने हमेशा के लिए उसको यूज कर लिया। यही प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई। तो दोनों क्वेश्चन है। अब इसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि विट्रिफिकेशन, तो अगर हम रफली रीड करें विट्रिफिकेशन, ठीक है, तो हम विट्रिफिकेशन का सिंपल मीनिंग देखें। विट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस सॉलिडिफाइंग द लिक्विड इनटू द ग्लास लाइक, जो अगर कहा जाए यहाँ पर, तो उसको जो है वो ग्लास जैसे उसमें कन्वर्ट करते हैं। इट इज कॉमनली यूज जो है वो क्रायो प्रिजर्वेशन, यहाँ पर क्रायो प्रिजर्वेशन में भी होती है। क्रायो मतलब -150 डिग्री सेल्सियस से नीचे के जो टेम्परेचर पर आप जाओगे, तो वो सब क्रायोजेनिक टेम्परेचर होता है। -196 डिग्री सेल्सियस पे जैसे हम किसी चीज को स्टोर कर रहे हैं, वो भी क्रायोजेनिक टेम्परेचर है। उसमें जनरली हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग ज्यादा करते हैं। तो उसके लिए भी ये विट्रिफिकेशन है।
तो विट्रिफिकेशन की प्रक्रिया से, और यहाँ पर हम हाई टेम्परेचर पे कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे कर रहे हैं, वहां हम हाई टेम्परेचर पे कर रहे हैं विट्रिफिकेशन। अगर आप यहाँ पे टाइप करते विट्रिफिकेशन हाई टेम्परेचर तो आपको वो भी खबर जो मिल जाती। तो जैसे लिख रहे हैं कि कांच बनाने के लिए पदार्थ के साथ मिलाकर 2100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है, फिर बाद में कंटेनर में डालकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, इससे वो रेडिएशन को हम रोक सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। अब वो क्या बनेगा वो तो देखने वाली बात है। फिर अगला है, साने ताकाइची को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम। आंसर इसका जापान है। अब देखो ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न क्यों आते हैं? जनरली क्या होता है कि अगर कोई महिला किसी देश में पहली बार राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने तो एग्जाम सेटर के लिए वो क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस तरह के क्वेश्चंस मैच द कॉलम में भी आते हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक ऐसा साल है जिस साल में कोई दो तीन या चार जो है राष्ट्रपति या महिला प्रधानमंत्री बनी हो, जरूर नहीं कि पहली बारी बनी हो, तो उनके बीच की जो कंपैरेटिव स्टडी होती है कि मैच द कॉलम, उसमें पूछते हैं। जैसे आपको याद होगा कि मार्च में नामीबिया जो है वहां पर नेटुम्बो नैंदी, मैंने मार्च का करंट अफेयर्स आप देखेंगे उसमें भी पढ़ा है, तो वो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति थी। मार्च की घटना है ये। और ये जो है अगर कहा जाए, अभी हम बात कर रहे हैं अक्टूबर की, तो यहाँ जापान की, तो वो मैच द कॉलम में आ जाता है ना, नेटुम्बो नंदी सामने जो अगर कहा जाए नामीबिया की जगह कुछ और लिख दिया, साने ताकाइची सामने दक्षिण कोरिया लिख दिया, मैच करने को कह दिया। तो वहां ऐसे आप अपनी कॉपी में अलग से एक चार्ट में लिख लिया करेंगे भाई ये, इस ये दो अलग अलग प्रश्न है, एक तो मैच द कॉलम से लिंक होगा और दूसरा कि पहला है। और जब भी आप ईयर एंड पे कोई चीज कहीं भी पढ़ रहे हैं कोई भी टीचर से, तो एक वो लिस्ट को आप वो करा रहे हैं तो वेल गुड, नहीं करा रहे तो आप एक अलग से एक पैटर्न तैयार करिए कि जो है वो, जैसे यहाँ पर अगर कहा जाए, यहाँ सिंपल अपन एक टाइप करें, नामीबियाज फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, तो आपके सामने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, देखिए कितने सारे आर्टिकल हैं। यहाँ न्यूज ऑन एआईआर कहा है कि नेटुम्बो नंदी नामिबिया की पहली राष्ट्रपति बनी, ये मार्च 2025 की खबर है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम वाला जो है वो हमेशा आपसे पूछता है, लिंक करने वाला। तो ये आपको दिख रहा होगा, आयरलैंड लेडी की फैंस आने सॉरी, अभी क्या थोड़ा मौसम ऐसा चल रहा है ना, तो स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए वीडियो एक दिन लेट हो गया, नहीं तो ये कल ही बन जाता। साने ताकाइची बनी जापान की पहली महिला पीएम। आते ही करना होगा ये काम, बाकी तो हमारे लिए कोई काम का नहीं कि क्या है क्या नहीं है, यहाँ पर इतना। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको कि ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है सर, इसमें क्या है? तो टेक्निकली क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो लंबे समय तक एग्जाम में रोल प्ले करते हैं। जैसे आज आप सोचिए कि आप में से कितनों को असरानी जी के निधन से पहले उनका नाम गोवर्धन पता था? कितनों को? ठीक है, आप कहोगे कि सर, अगर आप कहोगे सर मेरे को पता था, तो मैं तो इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। उसका कारण है कि मैंने अपने पूरे इतने जीवन में 45 साल की उम्र में कभी भी असरानी जी के नाम के साथ गोवर्धन शब्द नहीं सुना। जब उनकी डेथ हुई और उसके यानी एक्टिंग और फिल्म से थे, सभी जानते होंगे, और उसके बाद जो अगर कहा जाए जब स्मृतियों में लिखा आया कि नहीं रहे गोवर्धन असरानी, तब पता चला कि अच्छा उनका नाम गोवर्धन था। तो टेक्निकली क्या होता है ना, पेपर सेटर भी इस चीज को समझता है कि अगर होगा तो भाई मैं क्या नाम से जोड़ूंगा। उन्होंने कहा साहब, जैसे अभी ऐसे समझिए, हमारे मध्य प्रदेश के एक जाने माने फिल्म एक्टर थे, उनका नाम था जॉनी वॉकर। आज अगर आप अपने चार दोस्तों से बात करें कि भाई जॉनी वॉकर का वास्तविक नाम क्या था, तो शायद एक या दो, और अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सर्विस की तैयारी करते हैं, तो आपका दिमाग चलेगा कि हाँ यार उनका नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। जॉनी वॉकर तो उनको फिल्मों में लोग कहने लगे और उससे उनकी पहचान जॉनी वॉकर के नाम से ही हो गई, जबकि उनका वास्तविक नाम तो बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। यहाँ पर इस तरह से कई चीजें जो अगर कहा जाए हमारे आसपास होती है। और आपने ये चीज देखी होगी कि जब भी किसी प्रसिद्ध हस्ती का निधन होता है, तो उस निधन के बाद उसके नाम आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जब एक बार बहुत पहले कवि प्रदीप का जब निधन हुआ था, अभी की तो बात नहीं, बहुत पहले, तो मैं कहीं एक पुराना वो देख रहा था। मैं कई बार क्या होता, पेपर भी बहुत पुराने पुराने देखता हूँ। आप देखिएगा, वैसे तो मैं शॉर्ट बनाता नहीं, एक मैंने 1980-90 की पीएससी जो प्रतियोगी दर्पण है, उसका बताया था कि तब भी पीएससी के पेपर ऐसे ही हुआ करते थे उसमें। तो कवि प्रदीप का भी देखा था कुछ एक पेपर में, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि इनका वास्तविक नाम क्या है ना। तो रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी, कवि प्रदीप, हमारे ही मध्य प्रदेश से थे, जाने माने गीत लिखे हैं, आपने देखा होगा ना, ये मेरे वतन के लोगों, ऐसे बहुत सारे जो है वो अगर कहा जाए गीत उन्होंने लिखे, दादा साहब फाल्के भी मिला।
तो कई बार क्या होता है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी जैसे ये तो अभी आपको मालूम है कि चूंकि निधन हुआ इसलिए हम न्यूज में पढ़ रहे हैं। बट जो पर्सनालिटी ऐसी हैं जिनका अपना एक, जो अगर कहा जाए रोल है, मतलब अगर कहा जाए कि अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, उनके बारे में आप थोड़ा सा, मैं आपसे कहूंगा कि पूरा हल्का फुल्का कहाँ से थे, क्या नाम था, वो आप जो है वो पता कर लें तो ज्यादा अच्छा है, और उस पर कोई क्वेश्चन जो है वो बनेगा ही बनेगा। तो जैसे आपको याद होगा कि बाल कवि बैरागी, अभी एमपीपीएससी के वही पुराने पेपर उठा लीजिएगा, जब बाल कवि बैरागी जी का निधन हुआ था तो प्रश्नकर्ता ने पूछा था कि उनका वास्तविक नाम क्या है। नंदराम दास बैरागी उनका नाम था। तो अब वो, आज भी कई लोगों को नंद रामदास बैरागी याद नहीं रहता, बाल कवि बैरागी, शुरू से बाल कवि बैरागी सुनते आए, तो यहाँ पर आप असरानी सुनते आ रहे हैं, तो वैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगला पीयूष पांडे, पीयूष पांडे में प्रश्न केवल विज्ञापन का ही आएगा, है ना, और एक बहुत बड़ी जानी मानी हस्ती जिसने विज्ञापनों को इस तरह से हमारे दिमाग में गढ़ दिया कि आज भी कई चीजों को हम उन विज्ञापनों के नाम से ही याद रखते हैं, कि अगर कोई बोल दे कि यार दो बूंद जिंदगी की, तो पोलियो तुरंत याद आ जाता है। अब की बार तो मोदी सरकार तुरंत जो है वो दिमाग के अंदर जो है वो आता है, हमारा बजाज तो ऐड तुरंत दिमाग के अंदर। तो कितने सारे उनके यहाँ पर एड्स, यहाँ पर ये वो एड्स हैं जिनने जो है वो भारत के जनमानस में किसी ब्रांड को पहचान दिला दी है ना। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, तुरंत दिमाग में आता है कि बजाज का ऐड होगा। हर घर कुछ कहता है, तुरंत आता है कि एशियन पेंट का जो है वो ऐड होगा। ठीक है, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, तुरंत इमेज दिमाग में क्रिएट हो जाती है ना। ठंडा मतलब कोको कोला, तुरंत दिमाग के अंदर जो है वो आमिर खान का वो ऐड आ जाता है कि अच्छा ठंडा मतलब कोको कोला, आमिर खान का बड़ा चर्चित जो है अगर कहा जाए वो ऐड रहा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, देश की धड़कन, ठीक है, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है तो लाइफ बॉय तुरंत निकलता है। तो अपने आप में एक, जो जो भी विज्ञापन जगत के लोग हैं उनके लिए तो अपने आप में एक जीवंत वो इंडस्ट्री भी थे, और एक जीवंत जो अगर कहा जाए इंस्टीट्यूशन थे। जब तक वो रहे तो मुझे लगा कि उस उनसे बड़ा कोई जो है वो संस्थान नहीं होगा जो उनके साथ होगी, क्योंकि वो जो व्यक्ति उनके साथ होगा उनको सीख रहा होगा। क्योंकि दुनिया में कुछ लोग अपने आप में पर्सनैलिटी नहीं होते, व्यक्ति नहीं होते, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होते हैं। ठीक है, जैसे आज अमिताभ बच्चन जो है वो एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, आप उनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। वैसे ये यहाँ पर है। तो हो सकता है कि प्रश्न आपसे पूछ ले कि पीयूष पांडे का संबंध किस क्षेत्र से था, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मुझे लगता है इसके अलावा और कोई प्रश्न इसमें लिंक नहीं होगा, इतना ही क्वेश्चन जो है वो आपसे पंच हो सकते हैं। तीसरा, ये वीक में काफी जानी मानी हस्तियां हमें छोड़कर चली गई, एक युग का ही जो है अगर कहा जाए, मतलब जैसे कहते हैं ना कि छोड़कर हमको चला गया। तो प्रसिद्ध अभिनेता पंकज धीर, जिनका अक्टूबर 2025 में निधन हुआ, उन्हें महाभारत धारावाहिक में किस पात्र के लिए, तो भीम, कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन, आप सब जानते हैं कर्ण थे वो। और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा पंकज धीर में, यही एक प्रश्न जो है वो मतलब आपको आ सकता है। और कर्ण जैसे पात्र से आप जीवन में इस बात को सीखिए कि कर्ण जब दुर्योधन के साथ युद्ध में शामिल हो रहे तब भी वो जानते थे कि मैं इस युद्ध में जीता नहीं पाऊंगा दुर्योधन को, वो उनके पास ज्ञान का भंडार था कर्ण के पास। लेकिन फिर भी चूंकि वो मित्र थे, दुर्योधन ने उनको अपना मित्र माना था इसलिए गए, और इसीलिए आज दुर्योधन को आप याद नहीं करते लेकिन कर्ण को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो डिसीजंस लिए वो उनके नजरिए से सही लिए। तो कई बार जो आप, कई बार हम लोग ये चिंता करने लगते हैं ना कि आगे क्या होगा, हमें रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, उसकी चिंता मत करिए, है ना। तो परिस्थितियां आएंगी आपके अनुरूप, आप अपना प्रयास तो कर दीजिए। अगर वो पहले ही चिंता करने लगते कि अरे मैं तो दुर्योधन के साथ जाऊंगा तो हार ही जाऊंगा, जो अगर कहा जाए वो तो दिख रहा है सामने वाली पार्टी में तो एक से एक जो है धुरंधर है, तो वो ऐसा कर ही नहीं पाते। और शायद इतिहास में कर्ण आज होते नहीं, लेकिन कर्ण आप खुद सोच के, दुर्योधन की सेना के चार महारथी आपसे कोई पूछ लेना तो आप नाम ना बता पाओ, लेकिन कर्ण का नाम आपको तुरंत याद आ जाएगा, है ना। यहाँ पर जबकि वो विपक्षी खेमे में थे, बट यही है। तो इसलिए अपना प्रयास कर्ण की तरह सोचकर कि जो परिस्थितियां होंगी आगे क्या होगा, वो छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे, प्रयास करिए, एफर्ट्स लगाइए, कुछ अच्छा हो जाएगा जो होना होगा। तो पंकज धीर हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है, काफी फिल्में भी करी हैं उन्होंने, पर प्रश्न वही बनेगा सेम। डॉक्टर एकनाथ वसंत चिटनिस का हाल ही में निधन हो गया, किस संगठन, इसरो से जुड़े हुए थे, बहुत अंदरूनी क्वेश्चन नहीं आएगा।
हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि इसरो, देखिए इसरो की भी कहानी ऐसी है कि इसरो जब खड़ा हुआ तो वो इस इसरो के नाम से खड़ा नहीं हुआ। इसरो तो 1969 में इसरो को ये नाम मिला। इसरो जो अगर कहा जाए, ये INCOSPAR, यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के रूप में एक इंस्टीट्यूशन को खड़ा विक्रम साराभाई ने, जब हम 60s में यानी देश की स्वतंत्रता के बाद दो वैज्ञानिक हमारे लिए बहुत काम कर रहे थे। एक होमी जहांगीर भाभा, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए काफी एफर्ट्स लगा रहे थे, और फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से हम डॉक्टर भाभा को जानते हैं। और दूसरे जो थे वो थे विक्रम साराभाई, जिनके नाम से तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई, ठीक है, स्पेस स्टेशन है। तो इनमें विक्रम साराभाई के जो प्रयास थे उससे एक जो है वो कमेटी सरकार से उन्होंने कहा, उस समय जिस समय ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई उस समय तो जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा साहब हम स्पेस में रिसर्च करना चाहते हैं, तो नेहरू जी ने कहा होगा कि करो। तो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का गठन हुआ, ठीक है, INCORPAR का गठन हुआ। इसने ठीक ठाक जो है वो काम किया। और फाइनली इसी के रिजल्ट के बाद 1969 में हमने इसरो नाम का एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करा। ठीक है, तो इसरो का ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, एक 62 का है, एक 15 अगस्त 1969 का। इसरो का गठन हुआ 15 अगस्त 1969। इसरो खड़ा हो गया, धीरे धीरे कई सारे हमने सेटेलाइट डेवलप किए। इसरो का आपको मालूम होगा कि फर्स्ट सेटेलाइट जो इसरो का जो अगर कहा जाए वो आर्यभट्ट था, और वो हमने 1975 में लॉन्च किया सोवियत संघ की सहायता से। धीरे धीरे एक और अच्छी चीज मैं आपको, धीरे धीरे हमारा स्पेस इंडस्ट्री डेवलप होने लगा। तो अब हमें लगा कि हम दूसरे देश के मतलब सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर सकते हैं। तब हमने अपनी एक कमर्शियल विंग बनाई इसरो ने, जिसका नाम रखा गया एंट्रिक्स। ठीक है, अंतरिक्ष नहीं, एंट्रिक्स। कभी इंटरनेट पे जाइएगा, एंट्रिक्स देवास डील सबसे कंट्रोवर्शियल डील और सबसे चर्चित डीलों में से भी थी। देवास, ये देवास मत समझ लेना, मध्य प्रदेश वाला देवास, वो डील। तो एंट्रिक्स नाम की एक इंस्टीट्यूशन हमने एक साथ में कमर्शियल विंग खड़ी करी, लेकिन वो उतने रिजल्ट्स नहीं दे पाई कि हम दुनिया भर के देशों से कहो भाई हमारे जो है वो व्हीकल्स का इस्तेमाल करो, जहाँ पर रॉकेट्स का, और उससे जो अगर कहा जाए कि आप अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करो। लेकिन पैसा तो चाहिए यहाँ पर अगर कहा जाए। तो वर्तमान सरकार ने उत एंट्रिक्स को, ठीक है, कोई पूछेगा कि पहले कौन सी जो अगर कहा जाए कमर्शियल बैंक्स थी, तो वो एंट्रिक्स थी। ठीक है, आप अगर टाइप करोगे तो एंट्रिक्स, ANTRIX टाइप करना पड़ेगा तब वो मिलेगी। ANTRIX, एंट्रिक्स। तो ये एंट्रिक्स स्क्रीन पे दिख रही है यहाँ पर। किसी जमाने में जो अगर कहा जाए एंट्रिक्स का जो है वो आपको दिख रहा है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड 22 ऑफ वुटन, ठीक है, अंडर द कंपनीज एक्ट होली ऑनर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंपनी अंडर डेस डेस डेस, यहाँ पर ये उसके लिए जो खड़ी करी गई थी, ये आपको इसरो की वेबसाइट में भी स्क्रीन के ऊपर। फिर अब आपका देखिए एक पूरा टॉपिक तैयार कर दिया, 62 to 69, 69 to 92 पे ले आया आपको। हाल ही में सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है हमारी, उसको लगा कि नहीं यार, एक सेपरेट विंग होना चाहिए। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, जो कमर्शियल ऑपरेशंस इसके पूरे प्रॉपर जो है वो देखे, मैनेज करे। तो NSIL का गठन हमने करा। NSIL एक ट्रूली कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है इसरो का, ट्रूली कमर्शियल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि अब हमको उसकी कमर्शियल आर्म्स के रूप में, तो 2019 में हमने खड़ा करा NSIL, और उसके बेनिफिट्स ये हुए कि आज दुनिया भर के ना जाने कितने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर चुके हैं। हम उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं कि साहब हमारा रॉकेट जा रहा है, और आपको लगता है तो 10-20 छोटे मोटे सैटेलाइट बिठा दो हमारे साथ, हम आपके लो अर्थ ऑर्बिट में ना मिडिल अर्थ ऑर्बिट में जहां कहोगे छोड़ देंगे। उन्होंने कहा हो ठीक है साहब। तो इस तरह से अब हम वो काम कर रहे हैं। तो पूरी कहानी में क्यों हमने ये नाम लिया, क्योंकि जब ये खड़ा हो रहा था इस हमारा स्पेस इंडस्ट्री, उसको खड़ा करने वाले जो शुरुआती कुछ दो चार बड़े वैज्ञानिक थे, उनमें डॉक्टर एकनाथ वसंत चिटनिस का नाम बहुत है। और हमें उनको याद रखना चाहिए, एक प्रश्न के हिसाब से मुझे लगता है कि आपसे पूछा जा सकता है, तो वो कोई पूछे कि उनका एकनाथ वसंत चिटनिस का संबंध किस क्षेत्र से है, तो स्पेस इंडस्ट्री आप आसानी से आंसर तक चले जाओगे। और एक रफली कॉपी के अंदर आपने एक स्टोरी लिख ली, स्क्रीन पे जो है वो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल रहे हैं, हिंदू का है बस, ठीक है। यहाँ पर अगर कहा आ जाए, रिनोवेटेड इंडियन स्पेस साइंटिस्ट एकनाथ वसंत चिटनी डाइड इन द वेडनेसडे टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ठीक है, पुणे में उनका निधन हो गया। काफी आर्टिकल्स एग्जाम में आपको मिलेंगे। उसमें ये भी लिखा है कि भाई मेंटर टू APJ अब्दुल कलाम,
ठीक है, मतलब कई बड़ी पर्सनालिटीज को खड़ा करने में उनका एक रोल रहा होगा, मैं समझता हूँ ओवरऑल। फिर अगला जो है वो है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि एग्जाम में आपको ये आ ही रहा है। अगर आप एमपी के किसी एग्जाम को फोकस कर रहे हैं तो ये 101% अपनी जगह जो है वो बनाएगा। मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद द्वारा सतत विकास लक्ष्य मूल्यांकन योजना को किस अवधि के लिए स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है? फिर, फॉर व्हाट पीरियड दैट मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसाइड टू अप्रूव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, असेसमेंट प्लान 2025 टू 2026। तो इसका आंसर है 2025 टू 2030। 5 साल के लिए हमने इसको अमेंड किया। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है पिछले वीक का कि मंत्रि परिषद ने मध्य प्रदेश के सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एसडीजी सतत विकास लक्ष्य मूल्यांकन योजना को आगामी, ये चल रही है लेकिन अभी हमने अमेंड कर दिया कि हम 5 साल तक और, क्योंकि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे हम काम कर रहे हैं, आगामी 5 वर्ष यानी वर्ष 2025 से 2030 के लिए स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया। इससे बेनिफिट क्या होगा? देखो, हम किसी ना किसी स्थिति में उन 17 विकास लक्ष्यों में देश में अपने आप को टॉप में रखना चाहते हैं। टॉप 3 टॉप 5 स्टेट्स में हम अपनी जगह बनाएं यहाँ पर, और अचीवर कैटेगरीज के अंदर हम रहें। परफॉर्मर वगैरह कैटेगरीज में हम जो है वो ना आए, हम अचीवर्स कैटेगरी में आ जाएं। वो तभी संभव होगा जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एफर्ट्स लगाएं। तो आप थर्ड पैरा पढ़िए। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिले को 1 करोड़ रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 75 लाख रुपए की वित्तीय वार्षिक प्रावधान किया जाएगा। चयनित जिले अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 17 सतत विकास लक्ष्यों में सुधार के लिए पुरस्कार राशि का उपयोग कर सकते हैं। और प्रदेश में ऐसे जिले जिनका रैंकिंग कमजोर स्तर पर हो, उन्हें चल रही कल्याणकारी योजनाओं में सहायता के लिए डेस 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 फंड वगैरह उपलब्ध कराया जाएगा। तो मुझे लगता है ये, और नीचे लिखा मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश दृष्टिपट, तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर कर लेना। अभी आने वाले 2-3 दिन के अंदर जब जैसा समय मिलेगा, विकसित मध्य प्रदेश 2047, जो 1 नवंबर को हमारा दृष्टिपट जारी हो गया, उसको मैं एकदम बिल्कुल अलग नजरिए से आपको पढ़ाऊंगा। और आने वाले 5 साल तक वो काम आने वाला है, 10 साल तक काम आने वाला है। ध्यान रखिए, उसमें सब चीजें एसडीजी में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या हमारी रणनीतियां हैं आने वाले 25 साल तक हमारा अप्रोच क्या है, उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि सरकार तो कह रही है कि 4 लाख लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है, हम देखेंगे क्या उसका है, कैसे। तो वो आप रहिएगा साथ। और नीचे देखिए रिवीजन कैसे होता है। रिवीजन यहाँ पर है कि उल्लेखनीय है कि योजना अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य वैश्विक लक्ष्य हैं। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2030 के लिए 17 अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को तय किया। इन लक्ष्यों में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है अभी, अगर हम ध्यान से देखें। जैसे सपोज मान के चलिए, मैं दिखाता हूं आपको। अच्छा क्यों नहीं है? अगर हम ध्यान से देखें तो ये जैसे 2024, इसके बाद कोई नई रिपोर्ट नहीं आई है नीति आयोग की, यही सबसे लेटेस्ट है आज की स्थिति में, यानी नवंबर 2025 तक की स्थिति में तो यही लेटेस्ट है। इसमें लिखा है कि नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स 23-24 में मध्य प्रदेश को 67 अंक दिए। फ्रंट रनर स्टेट में है, हम और अच्छा कर कर ले तो और आगे आ जाएंगे। और प्रदेश ने लक्ष्य 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग, लक्ष्य 15 ठीक है भूमि पर जीवन, लक्ष्य 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, लक्ष्य 6 स्वच्छ पानी स्वच्छता, और एसडीजी गोल 11, ठीक है आदि में जो अगर कहा जाए कि अच्छा काम किया और बेहतर है, पिछले बार से हमारा स्कोर भी सुधरा, लेकिन ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छा स्कोर, कहीं हम 100% पे तो नहीं है। और ज्यादातर में हमारा जो स्कोर है वो 50 के आसपास ही घूम रहा है ना। जैसे आप यहाँ पर नीचे देखोगे तो कई में तो बहुत बुरी जो है वो हालत है। जैसे इनोवेशन है, इंडस्ट्रीज है, अब केवल 39 जो है अगर कहा जाए स्कोर है, बहुत ही कम स्कोर इसको जो है वो कहा जाता है। कुछ में जो है वो काफी जो है वो अच्छा हमने परफॉर्म किया, जैसे आपको दिख रहा होगा जिम्मेदारी के साथ रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। तो इसका देसी भाषा में समझ लो कि शादी में जाया करो तो प्लेट में उतना ही लिया करो जितना खा सको। फेंकने के हिसाब से लोगे तो कभी इमेज उस कोरे को मुंह में रखने से पहले और प्लेट में फेंकने से पहले सोच लिया करो कि ये जो अगर कहा जाए एक वक्त की रोटी बन सकता है किसी व्यक्ति की। तो सब्जी को लेते समय, रोटी को लेते समय, या अदर जो भी आइटम्स लेते हो, लेते समय कि अगर मैं इसको फेंकूंगा, ठीक है, तो वो किसके लिए कितना नुकसानदायक, वो पानी की बोतल फेंकूंगा, पानी को व्यर्थ करूंगा, अगर हम ये सोचना शुरू कर दें तो शायद हम बहुत सारी चुनौतियों को, लेकिन हम सोचते नहीं है, इसलिए चैलेंजेस हैं। तो ये स्कोर ऑलमोस्ट आपने देखे होंगे, कुछ में अच्छा है और
कैसे बेहतर करें, क्या और बेहतर किया जा सके। तो उसके लिए जो है वो सरकार अब प्रयासरत है। जैसे लिखा हुआ है सूचकांक के अनुसार, मध्य प्रदेश में 1.36 करोड़ व्यक्ति मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले, है ना। हमने इतने लोगों को जो है वो बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाल लिया है। तो और ज्यादा को भी निकाल सकते हैं। वो सबके हिसाब से ये एक अच्छा निर्णय है और इस पे प्रश्न बन सकता है। अगला है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के वन वाले देशों में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। नोवा, ये क्वेश्चन दो नजरिए से आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैं दो नजरिए से पढ़ा रहा हूं, प्रश्न को समझ लीजिएगा कि क्या आएगा। पहले स्क्रीन में दिख रहा है कि भारत वन दुनिया में 9वें स्थान पर, बढ़ते वन क्षेत्र में हम तीसरे। रूस, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका, चीन, कांगो, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत, पेरू, एक ऑर्डर लिखा हुआ है। पूरा ऑर्डर याद नहीं, ऑलमोस्ट सबको रूस और ब्राजील के नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा वन क्षेत्र रूस के पास है। ब्राजील ऐसे ही है, आप सबको याद होगा क्योंकि लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से फेमस अमेजॉन फॉरेस्ट, ठीक है, ब्राजील के अंदर है सेल्वास फॉरेस्ट क्षेत्र पूरा के पूरा। और भारत उस क्रम में 9वें स्थान पर है। ये हमको, यानी दुनिया का 2% वन क्षेत्र हमारे पास है, ये बात हमको दिख रही है। लेकिन उसी में नीचे जाएं तो एक बड़ी अनोखी सी चीज लिखी है, भारत के बांस जंगल में दुनिया में नंबर 1। बांस टेक्निकली तो पेड़ की डेफिनेशन में आता नहीं, ग्रास में आता है। बट बांस जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिलेगा, टेम्परेट क्लाइमेट में नहीं मिलेगा। कि आप सोचो कि हिमालय में बांस लगते हो तो नहीं मिलेंगे। बांस मेनली, जो बांस है मेनली लग आज के समय तो कहीं भी लगा दो, बांस एक उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाई जाने वाली किस्म है। तो उस नजरिए से देखा कि दुनिया के 33 देशों में बांस के जंगल है, तो 200 में हो ही नहीं सकते, समझ गए होंगे। ये कुल 3 करोड़ हेक्टेयर में है, जिनमें से 2.21 करोड़ हेक्टेयर एशिया में है। क्यों है आप ये भी समझ गए होंगे। और इसमें से भारत में, यानी एशिया के टोटल 2.2 करोड़ हेक्टेयर बांस में से 1.18 करोड़ हेक्टेयर बांस अकेले भारत में है। और एक और अनोखी बात जो आपको ना मालूम हो तो लिख लीजिएगा, उसमें भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश का है। भारत में सर्वाधिक बांस क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में। उसके पीछे एक और कारण है कि आप बांस को, हमने जो फॉरेस्ट एक्ट है यहाँ पर, उसमें से बांस को पेड़ की डेफिनेशन से अलग कर दिया। तो जब जगह कहा आ जाए कि जब पेड़ की डेफिनेशन से अलग हो गया तो लोग खेतों में भी लगाने लगे, एग्रो फॉरेस्ट्री में बांस बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा भी। इस नजरिए से प्रश्न को देखिएगा, समझिएगा। प्रश्न कई तरह के हैं इसमें। विश्व में सबसे अधिक वन किस देश में पाए जाते हैं, पहला प्रश्न। ठीक है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किस देश के वनों को जाना जाता है, ब्राजील, दूसरा क्वेश्चन। दुनिया में सबसे अधिक बांस किस देश में है, तो भारत। भारत में सबसे अधिक बांस किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश। इनमें से क्या केवल ट्रॉपिकल क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है, बांस या चीड़, कोई और जो भी नाम दे दे आपको यहाँ पर, तो बांस एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाई जाने वाली किस्म है, ये हमको पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आते हैं। अगला वन लाइन का है, हाल ही में गूगल क्लाउड के चीफ प्रोडक्ट और बिजनेस ऑफिसर के पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया। नील मोहन, कार्तिक नारायण, शांतनु नारायण, अरविंद कृष्णन। आंसर है इसका, जो अगर कहा जाए, कार्तिक नारायण। बाकी जो 3 व्यक्तियों के नाम आपके सामने स्क्रीन पे हैं, ये भी आईटी के सेक्टर में भारत का वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। आप इनमें से किसी का नाम भी, आप शांतनु नारायण सर्च कर लीजिए, अरविंद कृष्णन सर्च कर लीजिए, आप नील मोहन सर्च कर लीजिए, सब वो जानी मानी हस्तियां हैं जो आज दुनिया की बड़ी कंपनी में, जगह कहा आ जाए, रोल प्ले कर रही है। स्क्रीन पे जैसे शांतनु नारायण है, आपको दिख रहा है एडोबी। एडोबी आप सब अपने मोबाइल में यूज करते ही होंगे, पीडीएफ वगैरह के लिए जो है वो, उसको जो है वो चला रहे हैं। आज बहुत बड़ा जो है अगर कहा जाए नाम है। या आप अगर कहा जाए अरविंद, मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके पीछे का तर्क समझिए। मैं जितने क्वेश्चन कभी भी आपके लिए एमसीक्यू के लेके आता हूँ, करंट अफेयर्स के या सब्जेक्ट के भी, हर एक क्वेश्चन को इतना लिंक करने की कोशिश करता हूँ कि सपोज वो ना आए तो क्या आ जाए। ठीक है, मतलब अगर आप कहा जाए कि आप अगर उस क्वेश्चन के अंदर जाके खुद भी थोड़ा रिसर्च करोगे कि यार सर ने 4 ऑप्शन लिखे हैं, अरविंद कृष्णन लिखा हुआ है, तो लिखा आईबीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। आईबीएम कितनी बड़ी कंपनी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और नील मोहन तीसरे, वो भी दिखा देता हूँ। यानी मैंने अभी आपको जो है अगर कहा जाए, चारों ही नाम जो है वो दिखा दिए। तो आपके सामने है नील मोहन, तो मुझे वो भी जो है वो बताने की जरूरत नहीं।
इस तरह से जो अगर कहा जाए, यूट्यूब में सीईओ हैं, लिखा नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पर इस समय यूट्यूब को चला रहे हैं, उसके जो है अगर कहा जाए कि मुख्य व्यवसायी सीईओ के रूप में, सीईओ नहीं सीईओ जो है वो, तो नील जो अगर कहा जाए कि उसको चला रहे हैं। यूट्यूब एक गूगल की कंपनी है, उसके अंदर खाली यूट्यूब के सीईओ के हिसाब से देखें तो मिलेगा आपको यहाँ पर, तो ये है ना, is the CEO of YouTube India? Yes, CEO of YouTube India America, नील मोहन, ही बिकम द CEO ऑफ ऐप डैश 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 डैश। बाकी हमारे कोई काम का नहीं। तो ये जो चार ऑप्शंस लिए, चारों आपस में लिंक हैं। कार्तिक नारायण बने गूगल क्लाउड के पहले चीफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस ऑफिसर। एआई की मदद से ग्राहकों को बिजनेस में बड़ा बदलाव लाएंगे, और ऐसे भी गूगल क्लाउड अब हमारे यहाँ काम कर रहा है। एआई मॉड्यूल के ऊपर अभी पिछले वीक के करंट अफेयर्स में ही देखा कि विशाखापट्टनम में वो अपना एक पूरा हब स्थापित कर रहे हैं। आने वाले समय में मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग तो आने वाले समय में सब कुछ है। कोई भी व्यक्ति जो अगर कहा आ जाए, डेटा की आवश्यकता हमारी बढ़ रही है। आज आप ऐसे समझिए, आज अगर आप एक थोड़ा ठीक ठाक महंगा मोबाइल खरीदते हैं 50-60 हज़ार रुपए का, तो एक फोटो भी 8-10 MB 20 MB तक खिंचती है। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग में तो अगर आप 8K पे बनाएंगे तो पता चले कि आपका 20-25 GB डाटा खर्च हो जाए। कहाँ रखोगे? मोबाइल की स्टोरेज इतनी तो है नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग आने वाले समय में हमारी सब सूचनाओं का भंडार रखेंगे। और ये चैलेंजिंग भी है, क्योंकि जब ये फेल होंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था ही ध्वस्त होंगी। जब कभी भविष्य में ऐसा कुछ होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग पूरा सिस्टम ही अगर ध्वस्त हो गया, तो सब ध्वस्त, कुछ नहीं बचेगा। आपका पूरा एक्सेस जो अगर कहा आ जाए, क्योंकि आपकी सूचना धीरे धीरे, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, हमारे पूर्वज तो अपने परिजनों के मोबाइल नंबर डायरी में लगते थे, तो कोई ज्यादा कष्ट नहीं था। आपने सब मोबाइल में रख दिए, तो मोबाइल गया। अगर आपका सेव है कहीं क्लाउड के ऊपर या कहीं आपने उसका बैकअप बना रखा है तो वेल गुड, नहीं तो सब खेल खत्म। लगता है कि यार सब चीजें चली गई। वैसे ही है आने वाले समय में यहाँ पर। अक्टूबर 2025 में आयोजित किए गए समुद्र अभ्यास जिमेक्स 25 जो अगर कहा जाए, वन लाइन का है, जैसे आप जापान तक चले जाओगे, मुझे जरूरत नहीं है समझाने की, तो आसानी से जापान और भारत, ये क्वेश्चन है। जापान भारत समुद्री अभ्यास जो है वो भारतीय नौसेना का स्वदेशी निर्मित शिवालिक श्रेणी के गाइडेड मिसाइल स्टील फ्रिगेट पोत जस्ट डैश डैश डैश। बाकी हमारे कुछ काम का है नहीं। अगला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का पांचवा संस्करण कहाँ होगा? राजस्थान में। ये भी वन लाइन का है, मुझे नहीं लगता कि और कोई क्वेश्चन इसमें जो है वो आएगा। ये भी छोड़ दीजिए। सुनीत, मतलब देखिए क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिस्कशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। जैसे सुनील अमृत को जो है वो किस बुक के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया? द बर्निंग अर्थ। अब ये एक लाइन में लिख के रख ली, ठीक है, मतलब एक लाइन में आपने लिख लिया कि भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को उनकी किताब द बर्निंग अर्थ के लिए इस साल का ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज मिला है। इसके तहत उन्हें 26 लाख रुपए की राशि मिलेगी। सुनील अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनका जन्म केन्या में हुआ डैश डैश डैश। बाकी जो है वो और कुछ हमारे काम का नहीं है। भारतीय मूल के हैं, भारत के नहीं है, जो अगर कहा जाए ये याद रखना है। और जो है वो ये जैसे सामने हाल ही में किस, अब आप देखिए पिछले 3 हफ्तों से हम लोग जो अगर कहा आ जाए कि जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसमें एआई, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आदि पर हम कुछ ना कुछ तो डेली पढ़ रहे हैं। तो वो जो लिस्ट आप जहां बना रहे हैं वहां पर एक और लिख लीजिए। किस कंपनी के द्वारा एटलस ब्राउजर जो है वो लॉन्च किया गया? ओपन एआई, मेटा, गूगल, आईबीएम। तो आंसर इसका ओपन एआई। अब ओपन एआई ये कह रही है कि आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के हम अपने ही ब्राउजर देंगे। तो स्क्रीन पे दिख रहा है कि ओपन एआई ने लॉन्च किया चैट जीपीटी एटलस ब्राउजर। अगर आप सिंपल यहाँ पर एटलस ब्राउजर करेंगे तो आपको जो है वो एटलस में ये स्क्रीन पर मिल जाएगा। बाकी और मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। पेश है चैट जीपीटी एटलस ब्राउजर और अन्य खबरें जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स हैं। जैसे जागरण का ये आर्टिकल 3 दिन पहला कि चैट जीपीटी एटलस ओपन एआई के वेब ब्राउजर को कैसे बदल जाएगा। ओपन एआई ने लॉन्च किया एटलस ब्राउजर, गूगल क्रोम को डैश 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 पेश है। तो ये प्रश्न जब इस तरह के आते हैं, कोई भी नई चीज होती है, जैसे मुझे याद है कि जब वो एक वेब ब्राउजर आया था डक डक गो, तो एग्जाम वाले ने पूछ लिया डक डक गो क्या चीज है। ठीक है, तो कभी आप ध्यान से अगर देखेंगे कि इस समय जो दुनिया में टॉप 10 वेब ब्राउजर हैं, तो एक तो वो प्रश्न दो तरह से एग्जाम सेटर पूछता है। एक कि किसी वेब ब्राउजर की कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जस्ट लाइक अगर हम एप्पल का
कोई डिवाइस खरीदते हैं तो हम सफारी का यूज करते हैं, क्योंकि वो मेक ओएस को जो है अगर कहा जाए सपोर्ट करता है, या मेक ओएस के साथ इनबिल्ट आता है। आपके पास एप्पल का मोबाइल होगा तो उसके साथ सफारी आया ही होगा। तो उसका वो प्राइमरी वेब ब्राउजर है। तो एक तो ये है कि वो सेपरेट, जैसे गूगल की डिवाइस लोगे तो क्रोम वो देगा ही देगा। ठीक है, गूगल की कोई भी डिवाइस लोगे तो वो क्रोम आपको जो है वो देगा ही देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। तो इस तरह से अभी कई सारे जो अगर कहा जाए कि वेब ब्राउजर्स न्यूज में आने लगे, है ना। तो उसमें से आप जो है अगर कहा जाए कि दो चार पांच जो चर्चा में है, जैसे ब्रेव, ये आपको याद रखना चाहिए। फायरफॉक्स ये आपको याद रखना चाहिए। सफारी आपको याद रखना चाहिए। क्रोम आपको याद रखना चाहिए। नया अभी एटलस आ गया, वो आपको जो है वो याद रखना चाहिए। एक आता है कॉमेट, अभी कॉमेट नाम का जो है वेब ब्राउजर भी न्यूज में है यहाँ पर। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पे काम कर रहे हैं, जितने नाम मैंने बोले। इनमें कुछ ना कुछ जो है वो प्रश्न जो है वो बन सकता है। अब कैसे बनेगा वो तो देखने वाली बात, आने वाले समय में तो देखेंगे अभी अपन यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के अवसर पर कौन सी, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मतलब इस तरह के क्वेश्चनों का जो अगर कहा जाए कि प्रश्न की भूमिका रहती है। #23 फॉर 23। तो पहले तो अपन यहाँ पर एक प्रेस रिलीज देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। भारत ने देशव्यापी #23 फॉर 23 पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया। पहले तो यह है कि 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस है। तेंदुआ अपनी ऊर्जा के लिए जाना जाता है, हमेशा ध्यान रखिए ना। तेंदुआ की खासियत ये होती है कि उसमें शक्ति बहुत होती है। आप कहोगे चीता, चीता फुर्तीला है, बहुत तेज दौड़ सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। बाघ जो अगर कहा जाए और तेंदुआ, इन तीनों में अगर कहा जाए जो एनर्जी स्टोर करने का कंसेप्ट है ना, वो तेंदुए के पास जाना है। वो थकता बहुत धीरे है। बाघ को दौड़ा दोगे, शेर को दौड़ा दोगे, जल्दी थक जाएगा। ठीक है। अब चीते को दौड़ा दोगे तो सबसे तेज दौड़ेगा, लेकिन वो बहुत कम दौड़ पाएगा। तो एग्जाम में कंसिस्टेंसी चाहिए एग्जाम निकालने के लिए, तेंदुए की तरह। तो भी ध्यान से देखिएगा, तेंदुआ जो अगर कहा जाए उसकी एक आदत होती है, उसने कोई शिकार करा ना, वो क्या करता है, पेड़ के सबसे ऊपर हिस्से पे ले जाता है खींच के। आप सोचिए कैसे ले जा रहा है वो। अगर उसकी जगह बाघ को दे दो, वो उतनी दूर तक जा ही ना पाए। वो वहां ले आके रख के रिलैक्स हो जाता है। मतलब उसका एक टारगेट है कि ये शिकार मैंने कर लिया है। अब इस शिकार को मुझे जो अगर कहा जाए पेड़ के सबसे ऊंचाई वाले हिस्से तक जो है अगर कहा जाए लेकर जाना है, वो उसके ऊपर जो है वो तेंदुआ जो है वो काम करता है। तो वो जो लिख रहे हैं कि 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस है, नीचे लिख रहे हैं जागरूकता बढ़ाने के लिए 23 मिनट तक शारीरिक गतिविधियों को शामिल करें, जैसे कि आपका एनर्जी लेवल क्या है वो बना रहे। इसीलिए @ जो सॉरी जो अगर कहा जाए #23 फॉर 23 पहल जो है वो इंट्रोड्यूस की गई, और उसका काफी बेनिफिट है। अभी 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, आप में से कोई वो स्टोरी नीचे लिख दीजिएगा अगर टाइम हो, कि कोई नया बच्चा हो, या उसको टैग कर दीजिएगा। मैंने बताया था कि इंसान की जो तैयारी की दौड़ है वो बाघ और हिरण की के बीच की प्रतिस्पर्धा की तरह है। बाघ, अब उसका एक नया पैटर्न और बताता हूँ, कि जब शेर और हिरण के बीच में कंपटीशन होता है तो शेर की लड़ाई होती है केवल एक वक्त की रोटी के लिए। उसको लगता है ये इसको हिरण को नहीं पकड़ूंगा तो कुछ होगा नहीं, इसलिए वो अपने पूरे एफर्ट से नहीं दौड़ता है। पूरे एफर्ट से नहीं दौड़ता है। और हिरण पूरा एफर्ट लगाती है, उसको मालूम है अगर मैं पकड़ी गई तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तो एग्जाम में मैंने उस दिन जो मोरल बताया था स्टोरी का, कि अगर आप हिरण की तरह दौड़ रहे हो, ठीक है, आप सोच रहे हो कि अगर ये लक्ष्य मेरा सफल नहीं हुआ, मेरा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आ रहा है, ना कांस्टेबल का आ रहा है, ना एमपीपीएससी का आ रहा है, ना फूड सेफ्टी ऑफिसर का आ रहा है, ये नहीं निकला, तो सब खत्म। इसको सोच कर अगर कि हाँ ये है, तब विजेता बनने के आपकी लगातार निरंतर कंसिस्टेंसी आपको वहां ले जाएगी। लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर उसके बाद भी हिरण क्यों पकड़ी जाती है शेर से। अगर वो ये सोचती है कि अगर मैं पकड़ी गई तो मैं मर जाऊंगी, और वो शेर से तेरे भी दौड़ लेती है, फिर भी बार बार जो अगर कहा जाए देखा जाता है कि कुछ केसेस में बाघ उसको पकड़ लेता है। तो आप ध्यान ध्यान सुनिएगा जो लाइन बोलूं। शेर होता बहुत तेज है, और हिरण जो अगर कहा जाए, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि हिरण की रफ्तार बहुत अच्छी है। लेकिन हिरण के साथ एक बहुत बड़ा जो टेंशन है जो आपके साथ हो रहा है। हिरण के पीछे जब शेर लगता है तो हिरण के दिमाग का 50% हिस्सा इस बात को सोचने में चला जाता है कि शेर मुझे पकड़ तो नहीं लेगा, वो मेरे पीछे कितना आ गया है। इसके कारण वो अपनी दौड़ के ध्येय को ठीक नहीं रख पाती, और कई बार किसी पेड़ से टकरा जाती है, कई बार अचानक किसी जगह मुड़ जाती है, अचानक उसके सामने कुछ आ जाता है, क्योंकि उसका ध्येय
उस दौड़ पे नहीं था, उस घबराहट डर के ऊपर था। और उसी डर और घबराहट का फायदा मिलता है शेर को। एग्जाम हॉल में अगर आप डर गए, एग्जाम में अगर आपके अंदर घबराहट आ गई, यहाँ पर आपको एक देसी शब्द होता है एंजाइटी आ गई कि अरे बाप रे, 1 महीने बचा है ना, 15 दिन ही बचे हैं, अरे एग्जाम में शुरू के 10 क्वेश्चन मेरे से बन ही नहीं रहे, अरे बाप रे अब तो मेरा निकलेगा ही नहीं पेपर, ऐसे शब्द जब दिमाग में आते हैं, तो आप उस हिरन की तरह हो जाते हैं जिसका डर, तनाव, जो अगर कहा जाए, उसे गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देता है। वो दौड़ते समय वो जो रास्ता है ना, उसको गलत दिशा में मुड़ जाती है, किसी तालाब की तरफ मुड़ गए, पता चले तालाब में अंदर कूदी, क्या दौड़ेगी, बाघ वेट कर रहा निकल जा, आप तेज पकड़ना ही है। तो ये याद रखिएगा इस स्टोरी का, कि अगर उस स्टोरी को इससे कनेक्ट करो, तो बनना हिरण है, लेकिन शेर के टेंशन में नहीं रहना, शेर है एग्जाम, ठीक है, रिलैक्स रहो, निकलना होगा निकल ही जाएगा, है ना, वो टेंशन मत करो, जो होगा तो हो ही जाएगा। तो 47वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? थाईलैंड, मलेशिया। ठीक है, इसमें मलेशिया है, और इसमें दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो इसके बाद वाले वीक के करंट अफेयर्स में आना है, बट मैं आपको यहीं पढ़ा दे रहा हूँ। पहला तो यह है कि आसियान में अब 11वां नया सदस्य एंटर हो गया, उसका नाम है ईस्ट तिमोर। ठीक है, बाकी तो जो अभी आसियान का जो नेक्स्ट वीक का करंट अफेयर्स है उसमें मैं पढ़ाऊंगा ही, और उसको आप कॉपी में डब्बा बना के लिख के बंद कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको 101% एग्जाम में आएगा। आसियान का न्यू मेंबर कंट्री आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ने के बेनिफिट क्या होते हैं। दीपावली के एक दिन बाद पड़वा मालवांचल में कौन सा पारंपरिक पर्व आयोजित किया जाता है? तो आंसर जो अगर कहा जाए, गोटमार, हिंगोट, भगोरिया, गै। तो आंसर जो है वो है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। हिंगोट उत्सव जो है वो मनाते हैं, और इसमें जो अगर कहा जाए कि जलते हुए अग्निबाण एक दूसरे पर फेंके जाते हैं, दो दल होते हैं, एक को कलगी एक को तुर्रा कहा जाता है। ये इंदौर और उसके आसपास, गौतमपुरा के आसपास मनाया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन मंगलवार को परमा पर भाईचारे की परंपरा निभाते हुए हिंगोट युद्ध का आयोजन हुआ। युद्ध में दुर्ग, ठीक है, अगर कहा जाए तुर्रा, गौतमपुर और योद्धा कलगी, ठीक है, रणजी दल, यहाँ पर उनके बीच में जो है वो कंपटीशन हुआ। प्रश्न ऐसे आते हैं। अब प्रश्न कैसे आते हैं उसको मैं अभी और एक और क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा। छिंदवाड़ा चले जाओगे तो गोटमार मिल जाएगा। ठीक है, झाबुआ, अलीराजपुर के आसपास चले जाओगे, यानी खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, तो भगोरिया मिल जाएगा। होली के बाद रंग पंचमी पर इंदौर में गैर मिल जाएगा। ये सब मध्य प्रदेश में जाने माने, अगर कहा जाए, कार्यक्रम है। अब ये प्रश्न मैंने जो है वो क्यों लिया, उसको समझने के लिए एक प्रश्न को और पहले मैं इसके नीचे वो प्रश्न को दिखा दूं, ठीक है, जिससे कि आपको वो बात समझ पड़े, उसी से लिंक है। तो चूंकि कहीं एक्चुअल मैंने बोला तो था कि ऊपर साथ में ही लगाया जाए, बट गलती से शायद वो कहीं नीचे किसी जगह जो है वो लग गया ही है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए। पहले तो देखिए, ये 22 तारीख का आर्टिकल है। झाबुआ परवलिया में गाय गोहरी पर्व, हजारों की भीड़ उमड़ी, गोवर्धन नाथ की हवेली में परिक्रमा, गायों के नीचे लौटे श्रद्धालु। अब इस प्रश्न को देखिए, गाय गोहरी का अनुष्ठान मुख्य रूप से किस पर्व के अगले दिन किया जाता है? आंसर है दिवाली। अब आप कहोगे इसमें क्या है सर, करंट अफेयर्स का और कैसे सब्जेक्ट का? तो आप अगर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एमपीपीएससी के 2023 के मेंस के पेपर पे जाइए। जब ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आया, तो 90%, मैं भी कहूंगा 90% स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जिनको ये चीज समझ नहीं पड़ी होगी कि ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो पहली बार, क्योंकि गाय गोहरी लोगों ने डिस्कशन ही नहीं करा। यहाँ पर ये मेंस में दिखा रहा हूं, उसमें ये प्रश्न पूछा गया, गाय, केवल इतना लिखा गया गाय गोरी। अगर हम आसपास की चीजों से अपडेट हैं, जैसे देखिए यहीं पर दिखा रहा हूँ, 2023 का ये मेंस खोला हुआ है, इसके अंदर यहाँ अब आपको लिखना है गाय गोरी। अगर आपने केवल इतना रेटा है कि हाँ यार दीपावली के बाद होता है, गायों के ऊपर से लोग मानते हैं कि उनकी जो तकलीफ, दर्द, समस्याएं हैं, गाय अगर उनके ऊपर से निकल जाएंगी, उनके खुर के कारण वो सॉल्व हो जाएगी। अगर हम न्यूज़ों को पढ़ते हैं, तो ऐसे जो बेतुके से क्वेश्चंस होते हैं, जो जनरली स्लिप हो जाते हैं, हाँ, एग्जाम में आने के बाद तो फिर टीचर जो है अगर कहा जाए विजेता है ना, अरे ये देखो ये फलानी जगह से आया है क्वेश्चन। मैंने हमेशा आपसे कहा, मैं अपने लिए भी, अपने बच्चों को भी जब पढ़ाता हूँ कोर्स में, यही बोलता हूँ कि भाई एग्जाम में आने के बाद मैं बोलूँ देखो मैंने फलानी जगह से पढ़ाया ना, ढिकानी जगह से पढ़ाया, ये तो मैंने पढ़ाया था, ये मायने नहीं रखता कि उस समय आपने कितना रिलेवेंट करके इसको याद रख पाए, कितना चीजें काम की, उसको कर पाए, वो विजय की बात है।
घटना के बाद जो अगर कहा जाए उसमें हो अल्लाह कोई काम का नहीं होता, कि मैंने ये करा दिया वो करा दिया फलानी जगह से आ गया, उसमें से रिलेवेंट कितना निकाल पाए और उसको याद कैसे रख पाए, एग्जाम उस पर टिका हुआ है। इस पे नहीं टिका हुआ है कि कौन सी चीज कहाँ उपलब्ध है ना। जैसे मैंने बोला ना कि लक्ष्मीकांत की कोई किताब आपको दे दे और कहे कि इसको पढ़ लो, इसमें से पूरे पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे, पर क्या हमारे लिए व्यवहारिक रूप से संभव है उसको पढ़ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में स्मृति मंधाना ने वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार किस खिलाड़ी के साथ ओपनिंग साझेदारी में शतक लगाया। ये क्वेश्चन दो नजरिए से आएगा। पहला तो यही आएगा कि प्रतिका रावल का संबंध किस खेल से है? ठीक है, पहला तो यही क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्रिकेट। और चूंकि ये महिला वर्ल्ड कप इतिहास के अंदर अपने आप में एक अचीवमेंट है, तो ये क्वेश्चन उस नजरिए से भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो दोनों नजरिए से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में हमारे लिए जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। तो बस अपने को ये याद रखना है, वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार हमारी ओपनर्स के शतक, प्रतिका 122, स्मृति 109, शतकीय पारियां, भारत सेमीफाइनल की चौथी और आखिरी टीम। ठीक है, आओ फाइनल में पहुंच ही गए, कहानी चली रही है, अगले वीक की करंट अफेयर्स में आप तक रिजल्ट भी आ जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में किस पद के औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान किया। तो लेफ्टिनेंट कर्नल की उनको मानद जो है वो बनाया गया है, और टेरिटोरियल आर्मी में बनाया गया है, जिसको प्रादेशिक सेना कहते हैं। आप सब अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा आप टेरिटोरियल आर्मी के लिए एफर्ट्स लगा लिया कीजिए, है ना। उसका एग्जाम, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, तो टेरिटोरियल आर्मी एक ऐसा ऑप्शन है आपके लिए कि आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और अपनी नौकरी के साथ टेरिटोरियल आर्मी में काम कर सकते हो, दोनों चीजें। फिर अगला है, ये वन लाइन का है, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 के तहत नामांकन से संबंधित नए प्रावधान 1 नवंबर 2025 से लागू हुए, पर हमारे काम का ये है, समझिए। देखिए, पहले तो समझ लें कि जो नॉमिनीज वाला कंसेप्ट था पहले एक ही था। अब सपोज किसी एक्स व्यक्ति ने किसी वाई को नॉमिनी बनाया और वाई व्यक्ति की डेथ हो गई, और एक्स व्यक्ति उसको नॉमिनी, उसने दूसरे को किसी को नॉमिनी बनाया, और उसी दौरान वाई की डेथ के कुछ महीनों के बाद एक्स की भी डेथ हो गई। अब जो उसका अकाउंट है, उसकी जो एफडी है, अन्य सब पर किसका मालिकाना हक होगा, कैसे होगा, ऐसी बहुत सारी उलझनें पैदा हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में वो पैसा जो है वो अगर कहा जाए डूबी जाता है। कई केसेस में आज भी बैंकों के पास ऐसे करोड़ों अरबों रुपए पड़े होंगे जिनको लेने के लिए कोई आया नहीं, क्योंकि नॉमिनी नहीं होगा। तो जितने भी, सपोज एक पिता की कोई एफडी है और उसके 4 लड़के और 2 लड़कियां हैं, और उसने नॉमिनी किसी को नहीं बनाया, तो फिर उस पैसे पर मालिकाना हक के लिए वो 6 के 6 को खड़ा होना पड़ेगा। दे भले ही वो किसी एक को, लेकिन जाना, और वो बड़ी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि वो 6 एक साथ एट ए टाइम जो है वो पहुंच जाए वहां। तो अब उन्होंने ये अमेंड किया कि भाई अब हम अमेंड कर रहे हैं, और अप टू 4 यानी मल्टीपल नॉमिनीज का कंसेप्ट है, एक की जगह 2 3 4 तक आप नॉमिनीज बना सकते हो। और उसके लिए हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, बैंकिंग कंपनीज जो है अगर कहा जाए अंडरटेकिंग एक्ट 1970 1980, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अगर किसी बैंक के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई भारत में जो बैंकिंग रेगुलेशन है उसमें जो महत्वपूर्ण एक्ट हैं वो कौन से हैं। तो नीचे आपको दिख रहा है कि उसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, स्टेट बैंक इंडिया एक्ट 1955, उसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के तहत वो जो इंपीरियल बैंक था, जो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, से मिलकर बना था, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाने लगा था 1955 में। ठीक है, और बाकी तो एक्ट आपको पता ही है, तो ये उस नजरिए से ठीक है, ज्यादा अंदर तो काम का नहीं है, इतना हमको पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आप सोचिए, क्वेश्चन कैसे आपको परेशान करते हैं एग्जाम। सपोज पेपर सेटर यहां से पढ़ के क्वेश्चन दे दे, तो किसी गाइड में भी नहीं मिलना है, कोई टीचर, मैंने ही नहीं पढ़ाया अपने बच्चों को। मैंने जयगर कहा जाए ट्राइब्स बहुत अच्छे से पढ़ाई, खूब विस्तार में, इतना कि क्या कोई सोचेगा ना, एक एक ट्राइब को जो है अगर कहा जाए कि 4 4 घंटे तक जो है पढ़ाया। पर प्रॉब्लम ये है कि कई ऐसी चीजें होती हैं जो हम छोड़ देते हैं। जैसे ना मध्य प्रदेश में अब तक कितने नए देव स्थान, आदिवासियों के मंदिरों की खोज की गई जिन्हें सरकार लोक वन के रूप में विकसित करेगी। तो मोर देन 1100, 1149, तो एक आर्टिकल हम पढ़े, मध्य प्रदेश के जंगलों में मौजूद आदिवासियों के मंदिरों को देवलोक बनाएगी सरकार, अभी 1149 खोजे। अब इनमें से आप कुछ के नाम तो आप जानते हो, आप कहोगे हाँ सर ये तो हमने सुन रखा है। जैसे नीचे हम जाएं कि इन मंदिरों की सूची में नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी
जिले में चौरागढ़ महादेव ऑलमोस्ट सबको मालूम है। रायसेन जिले का जो है वो महलपुर पाठा। अब आपसे यही पूछ लिया जाए कि प्रसिद्ध देव स्थल महलपुर पाठा किस जिले में, दिमाग खराब हो गया, हमने सामने नाम ही नहीं सुना। हाँ, चौरागढ़ महादेव तो सबने सुना है, पचमढ़ी। तो चौरागढ़ महादेव रायसेन जिले का जो है वो, अगर कहा जाए, महलपुर फाटा के जंगलों में 12वीं सदी के प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर। ठीक है, इसी में बैतूल में जो अगर कहा जाए, ये लिखा हुआ है कि उत्तर बैतूल मंडल के छतरपुर गांव के पास रावणदेव नामक धर्मस्थल। यही आ जाए, रावणदेव नामक धर्मस्थल जो है वो कहाँ है, बैतूल जिले में या सतना जिले में या सागर जिले में, जो भी आपको दे। तो कुछ नाम इन्होंने यहाँ पर लिख दिए, कुछ नाम है ना, जैसे चौरागढ़ महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र गुजरात, उनकी आदिवासी पैदल यात्रा, त्रिशूल चढ़ाने आते हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स। कई बार ऐसे आर्टिकल्स हमारे लिए हेल्पफुल हो जाते हैं एग्जाम में। एक तो दो तरीके से हेल्पफुल हो जाते हैं कि कोई देव स्थान है वो कहाँ है वो आ गया, जैसे चौरागढ़, अब आपको मुझे लगता है कि कभी आप भूलेंगे नहीं। रावण देव स्थान जो है वो नामक स्थान कहाँ है वो आप कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर राधा रानी मंदिर जो है वो जनजातीय समुदाय से जुड़ा राधा रानी मंदिर कहाँ है, ये आप जो है वो नहीं बोलेंगे। और अप्रोक्स 11,049, यानी 11,000 निकल गया मेरे मुंह से, सॉरी, 1149, यानी 1149 जो है हमारे पास देव स्थल है। ये देव स्थलों के बारे में भी हमें जो है वो पता होना चाहिए। फिर अगला है लेटिन अमेरिका का वह कौन सा देश, कौन सा पहला देश बन गया है जिसने इच्छा मृत्यु यानी एथनेशिया पर कानूनी रूप से मान्यता दी है। तो विच कंट्री इज लैटिन अमेरिका, तो ये उरुग्वे है। ये क्वेश्चन यूं तो नहीं आएगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कम से कम हमको पता होना चाहिए कि इच्छा मृत्यु क्या होती है। देखिए, पहले समझिएगा कि इच्छा मृत्यु के दो नाम। एक, अगर हम बिना कानूनी प्रक्रिया के देखें तो मर्सी किलिंग शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कानूनी रूप से कहें तो इसको यूथनेशिया कहा जाता है। कोई व्यक्ति कोई असाध्य बीमारी से पीड़ित है, ब्रेन डेड है, और परिवार को लगता है कि यार इसको मुक्ति मिल जाए इस कष्ट से, तो वो इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि हमारा संविधान तो इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि आर्टिकल 21 प्राण एवं देह की स्वतंत्रता की बात करता है, और उसके के हिसाब से देखा जाए तो इच्छा मृत्यु नहीं दी जा सकती। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात अगर हम देखें तो इच्छा मृत्यु क्या है, जैसे सपोज कोई ब्रेन डेड हो गया, मालूम है कि बाहर नहीं आ सकता, उसका इलाज करा रही है उसकी फैमिली, उसने सोचा कि यार इसको इच्छा मृत्यु मिल जाए, ठीक है, तो कानूनी रूप होगा तो मिल जाएगा। तो इच्छा मृत्यु भी दो तरह की होती है। पहला होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव मतलब कोई इंजेक्शन या किसी दवाई या मेडिसिन आदि से उसके जीवन को समाप्त किया जाए, वो एक्टिव जो है वो यूथेनेशिया कहलाती है। पैसिव के सपोज कोई XYZ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स जस्ट लाइक वेंटिलेटर एंड अदर सपोर्टिंग डिवाइसेस, जैसे ऑक्सीजन एंड जो भी हमारे पास हैं, ग्लूकोज या जो भी, उनसे जो है अगर कहा जाए उनको हटा दिया जाए और धीरे धीरे उसका शरीर जो है वो शरीर को छोड़ दे, तो वो कहलाती है पैसिव यूथेनेशिया। बट वो भी एक हमेशा चर्चा का मुद्दा है, वो अलग से कभी किसी विषय पे हम चर्चा कर सकते हैं कि उस कष्ट, वो कष्ट तय करना है, मतलब कितना कष्ट है शरीर के अंदर, उसके आधार पर निर्णय लेना है। तो ओवरऑल अभी तो करंट अफेयर्स के हिसाब से इतनी बात ठीक है कि भैया, अभी वो कंट्री का नाम है उरुग्वे, जिसने जो अगर कहा जाए इसको पास कर दिया है, बाकी और कुछ नहीं। अगला वन लाइन के लिए, तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में किस पक्षी अभयारण्य को संरक्षित करने के लिए पिछले 3 दशकों से साइलेंट दिवाली मनाई जा रही है। तो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें, बड़ा आर्टिकल तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसे एफर्ट्स होते हैं तो कई बार क्या होता है, पेपर सेटर को दिख जाते हैं कि अब उसने यही क्वेश्चन दे दिया कि वेटनगुंडी जो है वो पक्षी अभयारण्य किस राज्य में, दिमाग खराब हो गया, क्यों पूछ लिया। तो पता चला कि वो तो उनके पक्षियों के संरक्षण के लिए दुनिया भर के प्रयास कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो जो है वो शादियों में, उत्सवों में आदि में पटाखे फोड़ते ही नहीं है ना। ये अगर इतना बाकी इंसान भी सोच ले कि प्रकृति, हम जिस दिन मनुष्य ये सोच लेगा कि वो फूड चेन का एक हिस्सा है, खाद्य संक्रमण का, उस दिन ऑलमोस्ट फूड चेन भी ठीक हो जाएगी, और आपका क्लाइमेट चेंज के प्रभाव भी खत्म हो जाएंगे और क्लाइमेट भी ठीक हो जाएगा। अभी हम फूड चेन का हिस्सा नहीं मानते, हम फूड चेन चलाने वाले मानते हैं, हम राजा हैं। हाँ, हम ब्रह्मसी हो गई हमारी कहानी तो उसका कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान है। तो वो जो ओपनहाइमर ने लिख गया था ना, वो सच बात थी कि अब मैं काल बन गया हूँ। जब अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो वो जो शब्द थे भगवत गीता के, अब मैं काल बन चुका हूँ, काल बन चुका हूँ मतलब मैं सबको खत्म कर सकता हूँ। तो उसने वो शब्द जो भगवत गीता के थे वो चरितार्थ भी हो गए कुछ समय के बाद।
जब अमेरिका ने जापान के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन यूज किया, और उसके बाद साफ जगह कहा जाए कि हमको ये बात समझ पड़ी कि मतलब मैं काल बन गया हूं, लाखों लोग उस जगह कहा जाए में मारे गए यहाँ पर। तो ये कहानी निर्भर करती है। तो इस तरह से ये खबरें जो है वो एग्जाम में भी आती हैं, और हमको लगता है कि बाकी जो अगर कहा आ जाए कि चीजें भी हैं, देखने वाली बात है कि कैसे क्या होगा यहाँ। तो ये आप याद रखिएगा, और बाकी तो अपनी जगह जो एग्जाम में चल रही हैं यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछता हूँ, जनरल नॉलेज के लिए। आप में से कितनों को मालूम है, बताइएगा, पॉलिटी हिस्ट्री वाला बच्चा तो शायद मुझे लगता है बता ही देगा, कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने लास्ट फेज पे चल रहा था, यानी जुलाई 1945 में, तो जापान के ऊपर ये न्यूक्लियर वेपन डालने से पहले, यानी हिरोशिमा और नागासाकी के पहले एक एफर्ट लगाया गया था, जिसमें एक ट्रिटी के तहत, ये एक डिक्लेरेशन के तहत कहा गया था कि आप बिना किसी शर्त के सरेंडर कर, ठीक है, यहाँ अगर कहा जाए कोई, आप ये नहीं कहो कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए। उस डिक्लेरेशन का नाम आप में से कितनों को मालूम है? मतलब ईमानदारी से सोचिए, वो आपको ऐसे भी एग्जाम के हिसाब से भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर कहा जाए डिक्लेरेशन था। अगर वो प्रॉपर टाइम पर जापान वो सरेंडर कर देता यहाँ पर, और या उस डिक्लेरेशन की शर्त को वर्ड टू वर्ड मान लेता, तो शायद हम ये कह सकते थे कि जापान पे हुए परमाणु हमले का 50% जिम्मेदार वो खुद भी है, क्योंकि वो झुका नहीं। ठीक है, तो वो है। और उसका नाम मैं अब बता ही देता हूँ, उसका नाम था पोस्टडम डिक्लेरेशन। पोस्टडम डिक्लेरेशन कभी आप जब पढ़िएगा एग्जाम के लिए भी, और ऐसे कहीं भी, कि कुछ चीजें आपको मतलब अवसर मिलता है, दूरंदेशी सोच लोगे तो विजेता बन जाओगे, दूरंदेशी नहीं सोचोगे तो कहानी बिगड़ जाएगी। पोस्टडम डिक्लेरेशन, अरे पोस्टमार्टम डिक्लेरेशन हो गया, इंटरनेट वाला तो जगह कहा जाए। क्या होता है कि इंटरनेट में यही होता है यहाँ पर। तो ये पोस्टडम डिक्लेरेशन स्क्रीन पे दिख रहा है, द डिक्लेरेशन, ठीक है, प्रोक्लेमेशन डेफिनाइंग टर्म द जापानीज सरेंडर वेयर द स्प्रिंट डैश 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 कॉल्ड द सरेंडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, ये लाया गया था यहाँ पर। और अगर इस चीज के ऊपर वो काम कर लेता, ये दिख रहा है ना, ऑन 26 जुलाई 1946, तो अगस्त में शायद वो न्यूक्लियर वेपन्स गिराए ही नहीं जाते यहाँ पर। और बाकी देखने वाली बात है आगे, पढ़िएगा कभी इसके बारे में। मतलब ऐसे एक अब वो, चूंकि क्या एकदम से मेरे को दिमाग में वो आ गया इसको देखकर जापान का वर्ड, तो मुझे वो डिक्लेरेशन की कहानी याद आ गई यहाँ पर। और मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादन के संदर्भ में दाल, खाद्यान्न और तिलहन के उत्पादन, ये करंट अफेयर्स का नहीं है, पर न्यूज में चूंकि इस बीच छपा है, इसलिए हमने इसको जो है वो रख लिया। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी क्रम में जो अगर कहा जाए, प्रथम द्वितीय तृतीय, यानी ऑर्डर जमाना था। तो ऑर्डर को अगर हम ध्यान से देखें तो यहीं से हम आंसर तक चले जाएं, कि दलहनों में के उत्पादन में प्रथम, खाद्यान्नों में द्वितीय, तिलहन में तृतीय, मसालों में हम प्रथम है ना, एक मैंने अपनी तरफ से आपको दे दिया। इनमें जो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश किसानों को जो है वो आगे बढ़ा रहा है। ये 17 अक्टूबर का प्रेस रिलीज है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कृषि विकास कल्याण में मध्य प्रदेश कल्याण ने बाकी तो फिर आप पढ़ लीजिए। वो बता रहे हैं कि साहब हम अच्छा उत्पादन कर रहे हैं यहाँ पर। अगला वन लाइन का है, हेलीकॉप्टर और बोमा। बोमा पूछ सकता है, हेलीकॉप्टर तो वर्ड यूज नहीं होगा। ठीक है, बोमा तकनीक जो है वो घेर कर वन्य जीवों को एक जगह लाकर इकट्ठा कर लेना, तो वो बोमा तकनीक है। तो शाजापुर में इससे पशुओं को जो है वो, और अभी न्यूज में है काफी। दो तरह से ये प्रश्न जो है वो एग्जाम वाला आपसे पूछ सकता है, या तो वो यही पूछेगा कि बोमा तकनीक का संबंध किससे है यहाँ पर, या पूछेगा हाल ही में शुरू किए गए वन्य जीव प्रबंधन अभियान के तहत कृष्ण मृगों को शाजापुर जिले से पकड़कर किसी वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा। यहाँ पर किस वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित किया जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो बोमा तकनीक ये दिख रहा है कि यहाँ पर, कि कृष्ण मृग यानी काला हिरण को खेतों की फसलों और वन्य जीवों से बचाने के लिए दक्षिण अफ्रीका की एक टीम आई है। हेलीकॉप्टर और बोमा तकनीक से कृष्ण मंगू को पकड़ा जाएगा। शाजापुर जिले में ये शुरुआत हुई कि हम इसको पकड़ेंगे, और फिर इसको पकड़ने के बाद गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में इनको जंगलों में छोड़ दिया जाएगा।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल वे में समझें कि बोमा तकनीक में हम क्या कर रहे हैं। जैसे अपन गांव में से समझ लें ढोर, पशु, उनको घेर के हाँक के किसी एक जगह लाकर ऐसा एक, मतलब जैसे बाड़ा होता है उसमें लाके कर दिया, बोलते हैं ना, अरे बाड़े में कोण दिया लाके पशुओं को, वैसे पीछे ले जाके इकट्ठा कर लिया, फिर उसको फिर अपने हिसाब से जहां पर उनको भेजना है वहां पर आप भेज सकते हो। तो उस नजरिए से ये, और ये न्यूज में है। यहाँ पर अगर कहा जाए, अगर आप यहाँ पर एक सिंपल कीवर्ड टाइप करें, हेलीकॉप्टर और बोमा तकनीक, यहाँ पर तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स एमपी के ही मिलेंगे, क्योंकि न्यूज में है अभी। तो आपको ये स्क्रीन में जैसे ये आपको 5 आर्टिकल है, पांचों आर्टिकल्स देखोगे तो एमपी का ही न्यूज बता रहे हैं, पांचों आर्टिकल्स है ना। और भी हेलीकॉप्टर बोमा तकनीक, हेलीकॉप्टर चीतों से पहले नौरादही पहुंच रहा भोजन, हेलीकॉप्टर बोमा तकनीक से कृष्णमंगों को पकड़ने का अभियान, हेलीकॉप्टर बोमा, कितना सारा जो अगर कहा जाए जगह पर है। और ये एग्जैक्टली बहुत सिंपल सा पैटर्न होता है इसमें, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, ऐसे इकट्ठा कर लिया जाता है एक जगह और फिर उसको किसी दूसरी जगह वहां से भेज दिया जाता है। तो इसमें कोई क्वेश्चन आपको जो है वो बन सकता है यहाँ पर। फिर है मध्य प्रदेश का तीसरा चीता निवास स्थान किसे बनाने का निर्णय लिया है। तो ये आपको याद रखना है, नोरादोही वन्य जीव अभयारण्य। चीता मध्य प्रदेश की पहचान बने रहेगा। राज्य में चीतों का तीसरा ठिकाना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व नोरादेही बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने की तैयारियों के लिए डेस 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 यहाँ पर। और फिर अब आने वाले समय में क्या होगा यहाँ, तो प्रश्नकर्ता ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश में चीता कहाँ कहाँ पाया जाता है, कान्हा किसली में, ठीक है, राणा रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में, ऐसे कुछ ऑप्शन आपको दे देगा, जो भी देना होगा, कूनू नेशनल पार्क में। अगर हमने करंट के साथ लिंक करके नहीं पढ़ा तो हम रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व नोरादही की बात ही नहीं करेंगे। देखिए नोरादही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका कुछ हिस्सा रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में भी आता है। नोरादही एक तो 2-3 जिलों में जो है अगर कहा जाए फंसा हुआ है, नोरादही की खासियत। और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में बात करना है तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पर जब जाएंगे तो उसमें लिस्ट आती है। उस लिस्ट से जो है वो आप देख सकते हो कि कौन सा टाइगर रिजर्व में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क की जगहों को एक्वायर करके उसको बनाया है। उस नजरिए से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो इस राशि से सागर और दमोह जिलों में फैली नोरादही अभयारण्य में चार जगह कहा जाए बोमा और डेस 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 बनाए जाएंगे। बाकी तो हमारे कोई इतना काम का है नहीं, हम उतना अंदर ना जाए, पर एग्जाम में आ सकता है। हाल ही में अत्यधिक गरीबी मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य क्या है। केरल है, जो हम अलग अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। 1 नवंबर का हमारा जो दृष्टि पत्र है उसमें भी बात करेंगे अत्यधिक गरीबी का क्या डेफिनेशन है वर्ल्ड बैंक का, वो उस पे। हाल फिलहाल के लिए केरल ने रचा इतिहास, देश का पहला राज्य बना जहां से खत्म हुई अत्यंत एक्सट्रीम पॉवर्टी। पॉवर्टी की बहुत पैटर्न कर दिया आजकल सरकार, जो अगर कहा जाए आंकड़े आंकड़े खेलने लगी है ना, एक्सट्रीम पॉवर्टी, पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, बहुआयामी गरीबी, यहाँ पर उस हिसाब से। तो ये है। तो वो अब देखा जाएगा नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स में, तो विस्तार से पढ़ाएंगे। हाल ही में चर्चा में रहे साबरीमाला मंदिर को किस वर्ष तक महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित था। 2018। अब ये क्यों चर्चा में है पहले तो ये समझ लीजिए। पहला तो कि राष्ट्रपति जी गई थी पूजा करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बनी, 2018 तक महिलाओं की एंट्री थी बैन। एक्चुअल क्या हुआ कि हाई कोर्ट का एक डिसीजन था, उसमें ये कहा गया था 10 से 50 वर्ष की जो आयु होती है उसकी जो महिलाएं हैं वो इस मंदिर में प्रवेश नहीं करें। देखो उसके पीछे हम दो तरीके से, एक होता है विज्ञान, एक होता है धर्म की मान्यता, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। अगर हम देखें कि उस जगह को हम एक धर्म की मान्यता से देखें तो ये लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है, और लॉर्ड अयप्पा के जो माता पिता हैं, पिता हैं भगवान शंकर और माता जो है वो है मोहिनी यानी भगवान विष्णु, क्योंकि मोहिनी विष्णु के ही रूप थे। और समुद्र मंथन से जब जो अगर कहा जाए अमृत निकला, तो जब दानवों को अमृत मिलने की बारी आई तो देवताओं को लगा कि अगर दानवों को मिल गया तो बड़ा कठिन हो जाएगा, तो उन्होंने भगवान विष्णु से रिक्वेस्ट करा और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके जो है वो अगर कहा जाए कि देवताओं देवताओं को वो अमृत दिया। और उस समय से केरल में मोहिनी अट्टम नृत्य भी करा जाता है। कहा जाता है कि जो मोहिनी अट्टम है वो उसी से जुड़ा हुआ नृत्य है, उस समय जो नृत्य था, यानी पौराणिक मान्यताओं के साथ। बाद में भगवान जो है वो मोहिनी और भगवान शंकर से एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम था लॉर्ड अयप्पा।
और वो जीवन भर कुंवारे रहे। जैसे आज भी कई जगह अपन हनुमान जी के मंदिर में कहते हैं ना कि महिलाएं प्रवेश नहीं करती, ठीक है, उनको छूती नहीं। देखो कुछ चीजें मान्यता है, धार्मिक मान्यता, उनके अपना एक अलग। देखो मैं कह रहा ना, विज्ञान एक अलग चीज है, ठीक है, मान्यता एक अलग चीज, दोनों के बीच में तालमेल बनाना, आप एक को नकार नहीं सकते। ठीक है, जब विज्ञान किसी चीज पे विजय प्राप्त कर लेता है तो टेक्निकली वो मान्यता पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है, लेकिन उनका संतुलन भी जरूरी है यहाँ पर। तो उस हिसाब से वहां पर ये निर्णय था, और हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि 10 साल से जो 50 साल की एज होती है, पीरियड्स वाला जो एज कहा जाए उसको, टाइम, उसमें महिलाएं उस मंदिर में प्रवेश ना करें, उससे कम और ज्यादा आयु की। तो अब अनकंडीशनल हो गया। 2018 में जब कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोई इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है, विभेद नहीं किया जाए, सबको अपने अपने राइट्स हैं यहाँ पर। तो इस तरह से राष्ट्रपति सिर पर पवित्र पोटली रखकर जो है वो विशेष वाहन से मंदिर पहुंची। वेस्टर्न घाट में बहुत ही फेमस है साबरीमाला टेम्पल, एग्जाम में कई बार साबरीमाला टेम्पल के बारे में जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। इसके नीचे लिखा है कि पूर्व में राष्ट्रपति वीवी गिरी 1970 में डोली से वहां पहुंचे थे। बाकी और कोई हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्वेश्चन। गाय गोहरी अभी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि करंट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हाल ही में किस देश में कफाला श्रम प्रणाली को समाप्त किया गया? सऊदी अरेबिया। एक लाइन का है, किसी कॉपी के किसी कोने में लिख के रख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कि मजदूरों का गुलाम जैसे शोषण होता था, सऊदी अरब में कफाला खत्म, 25 लाख भारतीयों को मिलेगी राहत। तो दिख रहा है कि सऊदी अरेबिया ने 50 साल पुराने विवादास्पद कफाला लेबर सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इस सिस्टम से कफीला यानी नियोक्ता को विदेशी कर्मचारियों की तरह गुलाम की तरह रखते थे, कम सैलरी और अन्य चीजें होंगी। एग्जाम वाले के लिए इतना अंदर नहीं है। मैंने क्या बोला है कि एग्जाम वाला हर चीज को दो नजरियों से देखता है। एक के आपके लिए रोजमर्रा की जिंदगी में कितना जो अगर कहा जाए आपको आ सकता है वो। फिर है अगला, ये आप खुद पढ़िएगा, ये वाला आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल होगा। बेस्ट इनोवेशन हॉल ऑफ फेम 2025 सूची किसके द्वारा जारी की गई? तो ये टाइम्स मैगजीन ने जारी करी है। इस सूची में क्या है ये मुझे नहीं लगता कि काम का, लेकिन कुछ इनोवेशंस आपको पढ़ना चाहिए इसके। अपने आर्टिकल खुद इंटरनेट पे जाइएगा, टाइम्स का ये आर्टिकल पूरा ही पढ़िए। उसमें पता चलेगा कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने 25 साल में जो अगर कहा जाए क्या बेहतर किया। तो जैसे ना इंसानों को हराने वाले सुपर कंप्यूटर, सबसे ताकतवर टेलीस्कोप आदि, ये सब दिया हुआ है। जैसे ना 23 MD DNA, 1.4 करोड़ लोगों को बताया जेनेटिक कोड, IBM वाटसन, इंसान को हराने वाला सुपर कंप्यूटर। क्या होता है ना, क्वेश्चन ऐसे कई बार पूछ ले जाते हैं। हाँ ठीक है, उस कंप्यूटर का नाम क्या था जिसने जो अगर कहा जाए इंसान को कंपटीशन में हरा दिया? उन्होंने कहा साहब जो है वो वाटसन था या फलाना था। जैसे वो याद है ना कि चेस में डीप ब्लू कंप्यूटर का नाम चर्चा में रहा, कि इंसान को चेस में हराया। तो वो न्यूज में आया तो क्वेश्चन भी पूछ लिया डीप ब्लू क्या है। तो ये यहाँ तो आपको पूरा नहीं मिलेगा आर्टिकल, बट अगर आप पढ़ने का मन रखते हैं और सोचते हैं कि तकनीक कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, कैसे यूट्यूब खड़ा हुआ, कैसे आईफोन खड़ा हुआ, तो आप इस आर्टिकल को आए जो है वो टाइम्स की मैगजीन पर जाके, ठीक है, बेस्ट इनोवेशन हॉल ऑफ फेम 2025 नाम से जो है वो देखिए, पढ़िए, कुछ अच्छा आपको मिलेगा। 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली कहाँ मनाई? ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं, पर कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम वाला पूछ लेता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा प्रेम भी आ जाता है, मैं कहा यार पूछूंगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो गोवा में INS विक्रांत पर नौसैनिकों के साथ मनाई। ये पहले प्रधानमंत्री जहां जहां मना चुके हैं दीपावली, उन जगहों का, कच्छ में मना चुके हैं, यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से वो एक क्वेश्चन इसका मिस हो गया कहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ कट गया गलती से, ये इसीलिए, ठीक है, इतना हमारे लिए इतना काम काम का ही है कि कहाँ मनाई। तो जो है वो आपको बस ये याद रखना है कि विक्रांत, हमारे पास एक विमान वाहक जो है वो पोत है, और उस विक्रांत विमान वाहक पोत पे मनाई, और काफी न्यूज में चर्चा में जो है वो रही। इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, बाकी और कोई वो नहीं। अगला है, हाल ही में रोड्रिगो पाज परेरा किस देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए? यहाँ पर तो ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बोलेविया के राष्ट्रपति चुने जाने पर शुभकामनाएं। 1% है ना, 99% जो अगर कहा जाए, प्रश्न की कोई भूमिका नहीं है। 1% अगर आप रखोगे कहीं तो ये आ सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई 99% वाली जो है वो कहानी है कि कोई क्वेश्चन इसमें से पंच हो या पूछा जाए। तो ओवरऑल इस वीक बहुत ज्यादा तो बड़े करंट अफेयर्स के टॉपिक्स थे नहीं, पर काम के तो थे, आप पढ़ सकते हो।
नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के पहले आपको एक मैं अभी बता दे रहा हूँ कि वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। 2047 विजन डॉक्यूमेंट हमारा 1 नवंबर को पब्लिश्ड हो गया है। क्या हमारा 2047 के लिए मध्य प्रदेश का अप्रोच है, क्या करेंगे हम 2047 में, मध्य प्रदेश कैसे खड़ा होगा, उन सब बातों पर उसमें हम डिस्कशन करेंगे। उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही लेके पढ़ेंगे, पूरा रीड करेंगे, उससे क्वेश्चन अच्छे जो है वो बन सकते हैं। तो इस तरह से हैं, और खूब मेहनत करिए, लगातार रिवीजन करिए। जाते जाते आपको, मैंने कई बार आपको ये चीज पहले भी बोली है कि आपका मस्तिष्क जो है वो रिवीजन की मांग करता है ना। सूचनाएं करोड़ों स्टोर कर सकता है, अरबों स्टोर कर सकता है, बट समय पर उन सूचनाओं को निकाल कर बाहर लाना एक चुनौतीपूर्ण काम है। और वो तभी संभव होगा जब हम प्रैक्टिस करें। सेना को मालूम है सेना को मालूम है कि हमारी ये मिसाइल चलेगी ही चलेगी, हमारी ये बंदूक चलेगी ही चलेगी, लेकिन फिर भी सार में कई बार मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है, एफिशिएंसी देखने के लिए कहाँ चल रही है, क्या है, किस तरह से हम काम कर रहे हैं। तो अभ्यास शब्द जो है अगर कहा जाए, बहुत अगर कहा जाए इंपॉर्टेंट रोल हमारे जीवन में करता है। तो मैंने आपसे कहा ना कि जब एग्जाम हॉल में 2 घंटे के लिए हम बैठते हैं तो हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह होता है। जब व्यक्ति पैराशूट से जमीन पे कूदता है यहाँ पर, तो जो अगर कहा जाए कि अगर वो उस जमीन पे कूदने के दौरान सही समय पर खुल गया, सही समय पर, जमीन पे गिरने के बाद खुला तो भी कोई काम का नहीं, और ऊपर कूदते से खुल गया तो भी कोई काम का नहीं। तो दोनों ही जगह कहा जाए स्थिति में वो इंसान को बचा लेता है, सही समय पर अगर खुलता है तो। और अगर वो गलत समय पर खुल गया, गिरने के बाद खुला है पहले खुल गया, तो इंसान मरेगा। तो आपकी जो तैयारी है एग्जाम की, अगर उसमें रिवीजन नहीं है तो एग्जाम हॉल में 2 घंटे में आपका ब्रेन उस चीज को याद ही नहीं कर पाएगा, और एग्जाम से निकलने के बाद क्या, अरे बाप रे, अरे क्या यार, वो क्वेश्चन तो याद था मेरे को, इसका तो ये कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। अगर समय निकल गया तो फिर कोई काम का नहीं। इसलिए आप देखिए कि मैं करंट अफेयर्स पढ़ाते समय कितनी चीजें आपस में लिंक करने की कोशिश करता हूँ कि आपका कम से कम रिवीजन जो है अगर कहा आ जाए, हो जाए। वो रिवीजन हो जाएगा तो आप विजेता जो है बन जाओ। इसलिए खूब रिवीजन करिए, जगह कहा आ जाए। और मुझे लगता है कि उसी रिवीजन से आपको जीवन में कुछ बहुत अच्छा, जगह कहा आ जाए, मिल जाएगा, है ना। तो वो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ठीक है, रसरी आवत जात है, ठीक है, सुना होगा आपने, सिल पर पड़त निशान। तो जैसे आपने कुएं से पानी खींचता है व्यक्ति, तो वो ये नहीं सोचता कि कुएं में जिस जगह से वो रस्सी आ रही है वहां पर वो बहुत ज्यादा गड्ढा बना देगी, निशान बना देगी, लेकिन चूंकि अभ्यास लगातार हो रहा है, इसीलिए उसने अपनी छाप उसके ऊपर छोड़ दी। तो आपका ज्ञान भी पेपर में अपनी छाप छोड़ेगा अगर आप बार बार रिवीजन कर रहे हो तो। रिवीजन नहीं कर रहे हो तो फिर तो कुछ बात ही नहीं। तो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास लोगों को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आती, क्योंकि पसंद आना या ना आना शायद वो व्यूअर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि व्यूअर्स कम रहते हैं तो हो सकता है कि उनको कुछ और तरीके से पढ़ना पसंद हो। बट वो रिवीजन से आपको लिंक करने की कोशिश करती हैं, जिससे कि आपको एग्जाम हॉल में काफी हेल्प हो जाती है आंसर तक जाने के लिए। तो धन्यवाद। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई कोर्स चाहते हैं आप एमपीपीएससी का, तो ऐप हमारा है, उसको डाउनलोड करिए, नीचे लिंक होगी, उससे एक्सेस कर सकते हैं जो है वो। बाकी तो अब मैं क्या बोलूं, सबको धन्यवाद, खूब उन्नति कीजिए, आगे बढ़िए, थैंक यू।